लेकिन जो शुरुआती तौर पर चीजें आ रही थी, जो कि सबूत भी बता रहे थे, जिस तरीके से सबूत हाथ लगे थे कि एक नहीं एक से ज्यादा लोग हैं जिनके जरिए रेप किया गया, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई अकेला हो। और शरीर की हड्डियां जो टूटी हुई थी, शरीर पर जो जख्म थे, उन चोटों को देखते हुए और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं था कि कोई अकेला हो सकता है। लेकिन धीरे 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 सिर्फ संजय रॉय नाम का एक आरोपी, जिस पर केस आगे चलता रहा, सबूत जुटाए जाते रहे और अंत में आकर दोषी ठहराया गया और अब सजा का ऐलान हो गया है। लोगों को ये बड़ा शक है कि शायद किसी को छिपाने की कोशिश हो सकती है, शायद किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है। अभी माता पिता भी कैसा एहसास कर रहे होंगे। दूसरा एक मुझे ये भी जानना है, संजय रॉय के पास कानूनी विकल्प क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके के एविडेंसेस जो है वो कोर्ट के सामने रखे गए हैं, तो मेरा मानना यह है कि पूरा ट्रायल चला है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है और सीबीआई की तरफ से अगर ऐसी कोई बात कोर्ट के समक्ष रखी जाती तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड पे होती और उस चीज को कोर्ट जरूर देखता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ठीक है। एविडेंस सामने आया है जिसमें एक से ज्यादा लोगों की बात कही गई हो और वो प्रूव करने की जो जो कैटेगरी है, जो हाँ। एविडेंसेस हैं, ऐसे एविडेंसेस रखे गए हों। और मैं फिर कहूंगा कि संजय अगर ऐसा था और संजय राय भी अगर ऐसा बोल रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं वो नाम होने चाहिए थे, वो लोग कौन थे ये बताना चाहिए था। ऐसा कुछ लेकिन भी जब भी सामने ये नहीं बताया आया, गया, तो संजय सिर्फ रॉय से सवाल खड़ा पूछा कर गया दिया। कि क्या तुमने ये गुनाह किया है, तो उसने शुरू में भी कहा, हालांकि शुरुआती तौर पर जो सामने आया, गुनाह कबूला, फिर वो अपनी बात से पलट गया। और आज भी जब जज ने पूछा कि क्या कहना है, तुम्हें सजा सुनाई जा रही है, तो आज भी उसने कहा मैं निर्दोष हूं। तनुज दीक्षित भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट। अब जिस तरीके से पूरा केस सामने आया, संजय कभी बात को स्वीकार करता रहा, यानी कि अपने गुनाह को कबूल करता रहा, कभी उसने कहा नहीं उसने ऐसा नहीं किया है। आज सजा सुनाई जानी थी, जज ने पूछा कुछ कहना है, तो कहने लगा मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, ना मैंने रेप किया ना हत्या की। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, जिस तरीके से मामला पूरे देश को, निर्भया कांड के बाद में जिसने इस पूरे देश को हिला के रख दिया, वो यही एक मामला था। निश्चित रूप से जिस तरीके से कैलकाटा में के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जघन्य अपराध हुआ है और उस साथ में पीड़िता की मृत्यु भी कर, मर्डर भी एक तरीके से कर दिया है। रेप एंड मर्डर का इतना मेजर मामला हमने देखा। पूरे देश को इस केस के अंदर बहुत उम्मीदें थी, सख्त से सख्त, क्योंकि देखिए फांसी की जो सजा है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है और ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से है। और निश्चित रूप से इसमें उम्मीद थी कि जो फैसला आएगा उसमें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 64 भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 66 भारतीय न्याय संहिता का, साथ ही साथ सेक्शन 103 सब क्लॉज 1, इन तीनों में से दो के अंदर मृत्यु दंड तक की सजा के प्रावधान है। दो धाराओं में मिलना चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जजमेंट में सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई है। ऐसे में जो पीड़िता है उसके माता पिता के पास में अभी भी ऑप्शंस हैं कि वे हाई कोर्ट जाएं, इसके ऑर्डर को चैलेंज करें और मृत्युदंड की सजा ऐसे मामलों में करवाएं। जी, आप कह रहे हैं कि इस मामले में सख्त सजा होनी चाहिए थी, आप भी कह रहे हैं कि शायद फांसी की सजा मिलती तो बेहतर था। वहां जो मौजूद लोग हैं सियालदह कोर्ट के बाहर, जिनसे दैनिक लगातार बातें कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद सख्त होती सजा तो एक एग्जाम्पल सेट होता। सीबीआई के वकील भी ये मांग कर रहे थे। बहरहाल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समाज में सोच है और जो पब्लिक डोमेन में बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था ये, तनुज जी, जो कि कोर्ट ने भी माना, जज ने भी माना, लेकिन बावजूद इसके उम्र कैद की सजा दे दी गई है। कानूनी विकल्प अभी क्या है? अगर संजय रॉय चाहे तो इसे चैलेंज कर सकता है अपर कोर्ट में। बिल्कुल, दोनों पक्ष अपने तरीके से स्वतंत्र है हाई कोर्ट में से चैलेंज करने के लिए। हाई कोर्ट से भी अगर निराशा हाथ लगती है दोनों में से किसी भी पक्ष को, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को आगे चैलेंज किया जा अच्छा, सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं या फिर जो सीबीआई वाला पक्ष है, वो आगे अपर कोर्ट में ये अपील कर सकता है कि इसे उम्र कैद नहीं, इसे फांसी की सजा हो। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और वहां भी अगर सेटिस्फेक्शन, अगर लगता है डिसीजन उनके फेवर में या उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सो मोटो के थ्रू इस केस के अंदर इंटरवीन किया है। पहले भी मामला वहां उनके द्वारा सुनवाई हो चुकी इस मामले में। तो निश्चित रूप से, और काफी चर्चित रहा ये मामला, पूरे देश की निगाहें थी सियालदह कोर्ट में किस तरीके का फैसला आज दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये फैसला पूर्ण रूप से जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है,
जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ था, उसकी सजा सिर्फ उम्र कैद होना एक कम लग रही है। जी। निर्भया केस के बाद से ऐसा लग रहा था कि जो इस तरह के हैवान होते हैं, इस तरह की जघन्यता को जो अंजाम देते हैं, उनकी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। निर्भया केस के दोषियों को भी फांसी की सजा हुई थी। अब ऐसे में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर भी माना जा रहा था कि शायद फांसी की सजा होगी। बहरहाल उम्र कैद की जो सजा है वो कोर्ट के भीतर से ऑर्डर आ गया है सामने। मेरे साथ में दैनिक भी हैं, मेरे साथ में विनीत जी भी हैं और तनुज जी भी हैं। जिस तरीके से ये पूरा केस अभी आगे बढ़ा है, उम्र कैद की सजा सामने आई है। संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट उनसे भी मैं ले लेती हूं। सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करते रहे हैं संभव। सियालदह कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी, प्रदर्शन हो रहा था, सख्त सजा की मांग हो रही थी। फाइनली अभी फैसला आ गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से चीजें बताई और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कोर्ट के अंदर एक आज भी संजय रॉय को मौका मिला बोलने का और संजय रॉय ने अपनी बात भी रखी। लेकिन बात जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पूरे मामले ने इट शुक द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन। देश में एक भूचाल सा था अगस्त के महीने में जब ये रेप और मर्डर हुआ, और उसके 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने, देश की चीफ जस्टिस उस समय के चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को बहुत तेजी से उठाया, सुओ मोटो एक्शन लिया और सीबीआई को डायरेक्ट किया कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें। सीबीआई कोर्ट ने, सियालदह की इस कोर्ट ने जब ये जजमेंट पास किया है तो हर तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोग इसे कह रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेड था, कई लोग कह रहे हैं कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफर ना देने की जगह ये एक्सपेक्टेड था कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और इंडिया न्यूज लगातार अपनी बात इसमें रखता रहा है कि एक व्यक्ति इस तरह से जघन्य अपराध करना शक के घेरे में आता है। हालांकि मामला सीबीआई के पास था, सीबीआई ने बहुत अच्छी, मतलब नो डाउट एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की और फाइनली कन्विक्शन हुआ और सेंटेंसिंग भी हुई, क्वांटम ऑफ सेंटेंस आज सुनाया गया। लेकिन इस पूरे एपिसोड में अगर हम देखें तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों इन्वॉल्व थे और सबकी निगाहें थी बहुत ज्यादा। एक तरह से लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट पे प्रेशर भी था, सेशंस कोर्ट जिसने आज ये फैसला सुनाया है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर भी था। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने की जब समाज में बात की जाती है, सोसाइटी में बात की जाती है, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लोग तरह तरह की सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कन्विक्शन एक एग्जाम्पल सेट कर पाएगा समाज के अंदर, क्योंकि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस तरह के कॉन्विक्ट को मिलता है और एक ट्रायल हुआ है, 50 से ज्यादा लोगों की गवाही ली गई है और उसके बाद एक ट्रायल कंक्लूड हुआ है, और जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ था, आरजी कर जो स्टेट रन हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल में, वहां उसके अंदर डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए और सेफ्टी। अब बात ये उठती है, क्या डॉक्टर सेफ हैं? क्या आगे इस तरह के अपराध, और इसीलिए तो गुस्सा बहुत ज्यादा लोगों का सामने आ रहा है। आप रहिए संभव मेरे साथ में। विनीत जी, निर्भया केस हम सबको याद है, दिल्ली में हुआ था, लेकिन गुस्सा पूरे देश में दिखाई दिया था और जब फांसी की सजा हुई थी ना दोषियों को, तो बड़ी तसल्ली मिली थी। ऐसी तसल्ली आज भी देश चाहता था, क्योंकि कोलकाता का ये केस देश भर में गुस्से की वजह बना था। लेकिन लोग कह रहे हैं उस तरीके से सजा नहीं हुई जैसी चाहते थे। इमोशंस से भरा हुआ ये देश है और ये जो गुस्से वाला इमोशन है ना, ये शांत नहीं हो पाया। जी देखिए, मैं सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ बात कानून की भी करूंगा। इमोशंस कानून में प्रभाव नहीं डालते, ये बात हम सभी लोगों को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून बनता है, जो रेयर और रेयर केसेस की कैटेगरी बनाई गई, उसका कोई पर्पस था। और मुझे लगता है कि इस मामले में अगर हम कानूनी इंडस्ट्री की भी बात करें तो रेयर और रेयर केसेस में मानने के बाद वो जो इंटेंट था इस पूरी कैटेगरी को बनाने का, वो डिफीट हुआ है। और कहीं ना कहीं जो सजाए मौत की जो मांग है, वो सिर्फ इमोशंस के बिहाफ की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कानूनी दृष्टि से भी। अगर हम बात करें तो इस मामले में रेयर और रेयर केसेस की अगर आप बात करते हैं तो एक मामले में सजाए मौत की सजा बनती है। और मुझे लगता है कि सीबीआई इस मामले में सजाए मौत को लेकर जरूर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में अपील जरूर करेगी। पीड़ित पक्ष को हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट, सीबीआई अगर इस मामले को देख रही थी तो स्टेट का पहला अधिकार है कि अगर वो उन्होंने सजाए मौत की मांग की और वो नहीं मिली तो पहला अधिकार है स्टेट
जाए और पीड़ित परिवार को इस पूरे लीगल प्रोसेस को ना देखना पड़े। कहीं ना कहीं जो सीबीआई है उसके ऊपर अब दारोमदार है कि इस मामले की हाईकोर्ट में अपील करे और इस जो अपराधी है संजय राय, इसको सजाए मौत की जो कैटेगरी में जो मामला जो आया है उसको सजाए मौत, उम्र कैद को बदलवा के सजाए मौत की जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको लाया। अच्छा, इस तरह के केसेस को अगर चैलेंज किया जाता है फैसले को, तनुज जी, कितना वक्त लग जाता है? मतलब अगर सियालदह कोर्ट से आगे बढ़ते हुए अगर अपर कोर्ट में इस सजा को, इस फैसले को चैलेंज किया जाए तो कितना टाइम टेकिंग हो सकता है ये? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम निर्भया के केस से समझे। उस केस के अंदर 7 साल 3 महीने 4 दिन बाद निर्भया को इंसाफ मिला था। मैं बहुत बेहतर तरीके से याद दिला दूं, जिस तरीके से 2012 में ऑफेंस हुआ 16 दिसंबर को, उसके बाद 13 सितंबर 2013 को पहली बार निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी 2013 में, और 2014 जहां पर 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद 2017 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यथावत फांसी की सजा को रखा था उस मैटर में। फिर भी 2017 से यथावत रखने वाले फैसले को राष्ट्रपति के यहां पर कई बार गुहार लगाई गई और 19 मार्च 2020 को, यानी ऑफेंस से लगभग 8 साल के बाद दोषियों की सभी याचिकाएं खारिज की और उसके अगले दिन यानी 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दी गई। अब आप इससे समझिए कि 8 साल का लंबा समय फैसला, फांसी की सजा का फैसला आने के बाद लगा था। अब हम बात करें अगर इस मामले की, तो इसके अंदर तो अभी फांसी का फैसला सुनाया भी नहीं गया है। निश्चित रूप से एक लंबी कानूनी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन क्योंकि फिर एक संशोधन भी हमने देखा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जो लागू है, उसके तर्ज पर जिस तरीके से 164 दिनों के अंदर इस मामले में फैसला सुनाया गया, जो कि वाकई में बेहद प्रशंसनीय भी है, क्योंकि बहुत कम टेन्योर में एक बड़ा जजमेंट है। यानी आप कह रहे हैं आईपीसी को जो कन्वर्ट किया गया बीएनएस में, उसकी वजह से तेजी आई है? नहीं, सीआरपीसी को जो बीएनएसएस में कन्वर्ट किया, उसी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अब आगे भी उम्मीद यही लगाई जाती है कि निर्भया जितना समय लगा था जो फाइनल डिसीजन होने में, उतना समय अब हमें नहीं देखना पड़ेगा और जल्द ही इसमें कोई कड़ी कार्रवाई के साथ फांसी की सजा तक ये पहुंचे। जी।